आज हम पढ़ेंगे आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार पढ़े थे, लेकिन वो दो विद्वानों ने बताए थे, एक आमंड ने और दूसरा सिडनी वर्बा ने। लेकिन आज हम सिर्फ आमंड ने जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए हैं उनको देखते हैं। तो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं? 4। कौन कौन से प्रकार बताए? एक बताया उन्होंने आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था कौन कौन से देशों में पाई जाती है और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। देखो, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो समाज होता है, समाज का स्वरूप, और समाज का स्वरूप यहां पर पाया जाता है समजातीय। इसका मतलब ये हुआ यहां पर विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के लोग नहीं होते, समजातीय, एक ही जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो लगभग एक ही जाति के लोग रहते हैं, तो यहां पर लोगों में क्या बना रहेगा? सामंजस्य। जब समजातीय संस्कृति पाई जाएगी, सभी लोगों की संस्कृति एक जैसी होगी, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि लोगों के मध्य में क्या बना रहेगा? सामंजस्य। जब लोगों में सामंजस्य बना रहेगा तो वहाँ पर फिर विरोध नहीं होगा, आपस में किसी प्रकार के झगड़े नहीं होंगे, तो विरोध नहीं होगा। ठीक है, हिंसा नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जब विभिन्न प्रकार की संस्कृति होगी तो बहुत सारी संस्कृति के लोग रहेंगे, तो उनमें विरोध पाया जाएगा, संघर्ष पाया जाएगा, हिंसा होगी। लेकिन यहाँ पर जब समजातीय संस्कृति पाई जाती है तो लोगों में क्या बना रहता है? सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य बना रहेगा तो हिंसा, संघर्ष नहीं होंगे। ऐसी जो व्यवस्था है ना, वो कहाँ पर पाई जाती है? ये व्यवस्था पाई जाती है अमेरिका। देखो, नाम से पता लग रहा है, अमेरिकी मतलब अमेरिका, आंग्ल का मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन हम ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ऐसे देश, ठीक है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर समजातीय संस्कृति पाई जाती है। लोगों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता। जब संघर्ष नहीं पाया जाता तो जैसा शासन निर्णय लेती है लोग उसका समर्थन करते हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। दूसरा उन्होंने बताया महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में उन्होंने यूरोप के देशों के बारे में कुछ बताया आमंड ने, कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की पाई जाती है। तो मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ पर बात की है जर्मनी, इटली, इन देशों की बात की है। अब यहाँ पर बिल्कुल एक नंबर का अपोजिट है। यहाँ पर संस्कृति कैसी पाई जाएगी? तो संस्कृति का जो स्वरूप होगा वो समजातीय नहीं होगा। समजातीय संस्कृति नहीं होगी। जब समजातीय संस्कृति नहीं होगी तो आपको पता है समाज है वो विभिन्न संस्कृतियों में बटा हुआ होगा। तो समाज जब विभिन्न संस्कृतियों में बटा होगा तो वहाँ पर आसानी से हमें पता लग सकता है क्या सामंजस्य बना रहेगा लोगों में, तो वहाँ पर सामंजस्य नहीं रहेगा। और जब लोगों के मध्य में सामंजस्य भी नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है लोगों के मध्य में संघर्ष रहेगा, अपने अपने मुद्दों को लेकर, धर्म को लेकर। क्योंकि पहले वाले में अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पर एक ही संस्कृति पाई जाती है, समजातीय संस्कृति पाई जाती है, और धर्म निरपेक्षता भी पाई जाती है। यहाँ पर सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, किसी एक धर्म को महत्व
नहीं दिया जाता, तो लोग आराम से अपने धार्मिक आचरण को करते हैं, किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर किसी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो देखो, समझाती संस्कृति नहीं होगी। जब समझाती संस्कृति नहीं होगी तो समाज विभिन्न संस्कृतियों में बटा हुआ होगा। ऐसा होगा तो लोगों के मध्य में सामंजस्य भी नहीं होगा। जब लोगों के मध्य में सामंजस्य नहीं होगा तो लोगों के मध्य में संघर्ष चलेगा, लोग आपस में झगड़ेंगे, हिंसाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक संस्कृति है, वो अलग होगी अन्य देश की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्कृति समझाती नहीं है। तो ये व्यवस्था में जर्मनी में, इटली में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें तो तीसरा बिंदु आता है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। इसमें देखो, गैर पश्चिमी, जो देश पश्चिमी नहीं है, या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, उद्योगों के आने से पूर्व की स्थिति की हम बात करते हैं। तो देखो, इसमें है ना वो देश आएंगे जिन्हें हम तृतीय विश्व के देश मानते हैं। दुनिया को 4 भागों में बांटा गया है। तृतीय विश्व में कौन कौन से देश आएंगे? तो तृतीय विश्व में वे देश आएंगे जो पहले गुलाम थे, जो उपनिवेश थे, जिसमें जैसे आप भारत को ले सकते हैं। तो इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण या लैटिन अमेरिका। तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर देखो 3 महाद्वीपों की हम बात करते हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिकी महाद्वीप। इन देशों के, इन महाद्वीपों के जो देश हैं उन्हें तृतीय विश्व के देश कहा जाता है। और ये देश, अधिकांश जो इसमें देश थे वो कैसे रहे? उनका शोषण हुआ लंबे समय तक। ठीक है, वो उपनिवेश के रूप में रहे, दूसरे देशों के क्या रहे? वो उपनिवेश। ठीक है, जब ये देश आजाद हुए तो यहाँ पर लोगों की जो समझ थी वो क्या थी? कम। ऐसे लोगों में उतनी जानकारी नहीं थी जितनी जानकारी के विकसित देशों में पाई जाती है। तो इन देशों ने आजाद होने के बाद में शासन व्यवस्था को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया इन्होंने। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने अपना लिया कि चुनाव किस प्रकार से करवाना है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर लोगों को आज़ादी भी दी गई, यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया गया, नौकरशाही भी स्थापित की गई। ठीक है, ये व्यवस्था तो अपना ली, लेकिन इनको अपनाने के बावजूद लोग जो थे उनकी शासन में विशेष रुचि नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये इन देशों में, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के जो महाद्वीप हैं, जो लंबे समय तक जिनका शोषण हुआ है, जो उपनिवेश के रूप में, दूसरे देश के रूप में रहे हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद में इन्होंने विकास के मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन विकास के मार्ग में ये क्या रहे? पीछे, विकास में पीछे रहे। तो जब विकास में पीछे रहे तो यहाँ पर लोगों की भूमिका भी शासन में ज़्यादा नहीं रही। तो इन देशों की बात करें तो यहाँ की राजनीतिक संस्कृति हमें अलग देखने को मिलती है। उसका मूल कारण है कि विकास में ये क्या रह गई? पीछे, क्योंकि लंबे समय तक इनका क्या रहा? शोषण रहा। तो जिनमें एग्जाम्पल के रूप में भारत को ले सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका को ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश हैं। तीसरी बात हमने कर ली। अब चौथी बात हम देखते हैं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। अब आमर ने इसमें क्या बताया कि सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर जो देश है वो कैसा हो? साम्यवादी देश। तो साम्यवादी देश में सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है कि साम्यवादी देश में एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो आप ले सकते हैं चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, उत्तरी कोरिया। ठीक है, तो 2 देशों की हम बात कर लेते हैं। चीन है, उत्तरी कोरिया है। ये जो देश हैं कैसे देश हैं? साम्यवादी देश हैं। अब साम्यवादी देश हैं, यहाँ पर समजातीय संस्कृति नहीं पाई जाती। समजातीय संस्कृति नहीं
पाई जाती। तो यहाँ पर समझाती संस्कृति नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाता है कृत्रिम रूप से। तो समझाती संस्कृति तो नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाता है कि नहीं, यहाँ पर समझाती संस्कृति है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, उन्हें आज़ादी है। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब समझाती संस्कृति नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी संघर्ष चलेगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्र विरोधी काम करने की आपको इजाज़त नहीं होती, यहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। तो जब आपको अपनी बात कहने का हक ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपको किसी भी प्रकार के कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, राजनीतिक जो भी शासन का विरोधी होता है, जो सरकार को काम करती है उसको पसंद नहीं करता, तो राजनीतिक विरोधियों को क्या माना जाता है यहाँ पर? तो राजनीतिक विरोधियों को माना जाता है समाज विरोधी या फिर राष्ट्र विरोधी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति शासन की क्रियाओं का विरोध करता है, ठीक है, शासन अगर कोई गलत काम कर रहा है उसका हम विरोध करेंगे, तो वह हमें समाज विरोधी माना जाएगा, हमें राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। इसका मतलब हमारा दमन कर दिया जाएगा। यहाँ पर सेना और नौकरशाही का प्रभाव ज़्यादा होता है, सेना ज़्यादा पावरफुल रहती है, सेना और नौकरशाही। तो सेना और नौकरशाही प्रभावशाली होती है, और सेना और नौकरशाही प्रभावशाली रहती है, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। और एग्जाम्पल हमने देख ही लिया कि जैसे चीन है, उत्तरी कोरिया है, ये साम्यवादी देश हैं। यहाँ पर भारत में जो लोकतंत्र है, यहाँ पर हमें जो आज़ादी मिल रही है वो आज़ादी इन देशों में देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर संस्कृति समझाती नहीं होती है, ठीक है, और लेकिन बनाने का प्रयास किया जाता है कि नहीं, हमारे यहाँ पर समझाती संस्कृति पाई जाती है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। न तो अभी यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, और न ही व्यक्ति अगर शासन की कमियों को सामने लाता है तो उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमन पावल ने 4 प्रकार बताए हैं राजनीतिक संस्कृति के। आज के लिए इतना ही।